हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में बात करेंगे लर्निंग कर्व को लेकर के कि लर्निंग का कर्व क्या होता है। इस लर्निंग कर्व के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी कि लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग का प्लेटू क्या होता है, लर्निंग का पठार क्या होता है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन सवाल इससे भी आते हैं। लर्निंग कर्व क्या होता है और लर्निंग का प्लेटू, लर्निंग का पठार क्या होता है। तो आज की वीडियो में पूरा इसी पे हमारा फोकस होगा। लर्निंग कर्व और लर्निंग पठार को हम पूरी तरह से आज समझेंगे। तो अभी अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो लर्निंग से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज थी, जितने भी सिद्धांत थे लर्निंग को लेकर के, उन सारी थ्योरी को हमने उस वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है लर्निंग की थ्योरी को लेकर के, जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ाई थी, थांडाई की थ्योरी, पावलाव की, स्कीनर की, जितनी भी थ्योरी थी, उसके बाद हमने रॉबर्ट गैनी को पढ़ाया था। तो जितना भी हमने पढ़ाया था उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को तब आप समझ पाएंगे और अच्छे से। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लर्निंग कर्व को लेकर के। अधिगम वक्र क्या होता है, अधिगम का वक्र, यानी कि जो हम सीखते हैं, जो लर्न करते हैं, उसका भी एक वक्र होता है, कभी उतार चढ़ाव कुछ होता रहता है। तो उसी को पूरा आज डिटेल में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपका जो सीडीपी है वो और अच्छे से मजबूत हो सके, और जो हमारा टारगेट है 125 से 130 मार्क्स लाने का, उसको हम अचीव कर पाए आसानी से। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग कर्व को लेकर के कि लर्निंग का कर्व होता क्या है एक्चुअल में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, जब भी हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, तो होता ये है कि कभी हम कोई चीज़ तेजी से सीखते हैं, कभी हम धीमी गति से सीखते हैं, कभी एक ऐसा समय आता है कि हमारे सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। यानी कि कभी हमारी सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, कभी हमारी सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, कभी हमारी सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता आ जाती है। तो अगर हम इसी को, तेज सीखने की प्रक्रिया को, धीमी सीखने की प्रक्रिया को, या जो स्थिरता होती है सीखने में, इन्हीं चीज़ों को अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जो हमारा कर्व बनता है उसी को कहते हैं हम अधिगम कर्व। तो अधिगम कर्व क्या होता है? अधिगम कर्व होता ये है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया जो कभी तेज चलती है, कभी धीमी रहती है, उसे अगर हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो एक वक्र बन जाएगा, एक कर्व बनेगा, जिसे हम अधिगम कर्व कहते हैं। तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि सीखने की पूरी प्रक्रिया, सीखने की सीखने की पूरी प्रक्रिया जो कभी तेज कभी धीमी रहती है, अगर उसे एक वक्र पे अंकित बनाए, एक ग्राफ बनाए, तो जो वक्र हमारा बनता है उसी को कहते हैं अधिगम कर्व। अब ये वक्र किस तरह का बनता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आप समझिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो कभी क्या होगा कि हमारे सीखने की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्टिंग में तेज होगी, लेकिन बाद में जाकर के धीरे हो जाएगी। कभी हमारी सीखने की प्रोसेस शुरू में तेज होगी लेकिन बाद में धीरे हो जाएगी। कभी हमारे सीखने की जो गति होगी वो कांस्टेंट गति से रहेगी। यानी कि जितना हम अभ्यास करेंगे, ये अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे अभ्यास लिख देते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हो जाता है हमारा अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे अधिगम को लेकर के, जितने भी कर्व बनते हैं। तो कभी अभ्यास जितना हम ज़्यादा करेंगे, कभी ऐसा होगा कि हम बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, या फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि हमारी सीखने की जो गति है कांस्टेंट हो जाती है। कभी ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में हम धीमे सीखेंगे लेकिन बाद में हमारी सीखने की गति बढ़ती चली जाएगी। तो सिंपली अधिगम का जो वक्र होता है वो ये होता है कि जो हम सीखते हैं, जो हमारी सीखने की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में कभी हम तेज गति से सीखते हैं, कभी धीमी गति से सीखते हैं, और कभी हमारे सीखने में जो स्थिरता आ जाती है, उसी को हम ग्राफ पे अगर डिनोट करेंगे, तो जो वक्र बनता है उसी को कहते हैं लर्निंग कर्व। उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो हमारी सीखने की प्रोसेस होती है, उस सीखने की प्रोसेस में कई सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। कभी, अब सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, अधिगम का जो वक्र होता है, हमारे सीखने में बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब वो क्या क्या कारण हो सकता है कि कभी हम तेज सीखते हैं, कभी धीमी गति से सीखते हैं, या कभी हमारे सीखने में स्थिरता आ जाती है।
तो उसी को हम समझेंगे कि उसका क्या क्या रीजन हो सकता है उतार चढ़ाव के कारण, यानी कि हमारी सीखने की जो प्रोसेस होती है उस सीखने की प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं जो उतार चढ़ाव का कारण बनती है। अब इसमें जैसे पहला है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट। ये क्या होता है? एक्साइटमेंट का मतलब होता है, एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हम कितने उत्साहित हैं। अब जैसे अगर मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आप सीडीपी पढ़ने के लिए उत्साहित हैं? क्या आपके अंदर इस बात की उत्सुकता है कि हमें सीडीपी अच्छे से आए, जिससे कि हम 29 से 30 मार्क्स सीडीपी में ला सकें? तो किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे कोई छोटा सा बालक होता है, तो उस बालक के अंदर मोबाइल फोन अगर देखता है, तो मोबाइल फोन चलाने की, गेम खेलने की उसके अंदर उत्सुकता होती है। तो जितनी ज्यादा किसी भी बालक के अंदर उत्सुकता होगी, किसी भी मानव के अंदर उत्सुकता होगी, वह चीजों को उतनी जल्दी से सीख पाएगा। तो पहला कारण ये हो सकता है उतार चढ़ाव का, उत्तेजना। सीखने के लिए उत्तेजना का होना काफी आवश्यक होता है। एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम को लेकर के आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि नहीं, हमें इस बार एग्जाम देना है, अच्छे से देना है, 125 130 मार्क्स लाने हैं, तभी जाके कुछ हमारा हो पाएगा। दूसरा कारण होता है इसमें उतार चढ़ाव का, जो हमारा अधिगम का वक्र होता है, उस उसको प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है अभ्यास, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। अब एक्सरसाइज अगर शब्द आता है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा थांडाइक का, जिसमें उन्होंने कुछ मुख्य नियम दिए थे। एक गौड़ नियम उन्होंने दिया था, उन्होंने अपने नियम को दो भागों में डिवाइड किया था, कुछ मुख्य नियम और उन्होंने कुछ गौड़ नियम दिए थे। जो उन्होंने मुख्य नियम दिया था, उस मुख्य नियम में उन्होंने एक अभ्यास का भी नियम दिया था। यानी कि जितने भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपका अभ्यास होगा, आपके सीखने की जो गति होगी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब जैसे मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जितना पढ़ाया जाता है उस चीज को पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, तभी जाके आप सीख पाएंगे। तो अधिगम का जो वक्र होता है, सीखने की जो वक्र होता है, उसको प्रभावित करने वाला एक अभ्यास भी फैक्टर होता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब होता है स्टिमुलेशन। प्रोत्साहन का क्या मतलब होता है? प्रोत्साहन का मतलब होता है स्टिमुलेशन, यानी कि आपके अंदर आपको कोई ना कोई चीज स्टिमुलेट करने वाली होनी चाहिए। जैसे अगर आपने थांडाई का नियम पढ़ा होगा, आपने या फिर पावलाव का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक स्टिमुलेट करने वाली चीज होती थी। जैसे खाना रखा होता था, वो स्टिमुलेट करता था। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, मान लेते हैं कि आपका सीटेट का एग्जाम का भी डेट कुछ फिक्स नहीं है, और आज एक नोटिस जारी होती है। उस नोटिस में यह कह दिया जाता है कि आपका 1 महीने के बाद, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम का डेट जैसे ही पता चला, एग्जाम का डेट आपके लिए क्या करेगा? एक प्रोत्साहन का काम करेगा। नहीं, एग्जाम का डेट अब आ गया है, अब हमको पढ़ाई करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती है, सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती है, तो सुपर टेट की वैकेंसी जैसे ही आएगी, तो आपके अंदर एक प्रोत्साहन आ जाएगा, एक स्टिमुलेशन वाली चीज आ जाएगी। नहीं, वैकेंसी आ गई, जो वैकेंसी होगी आपको स्टिमुलेट करेगी कि अब हमें तैयारी और अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, जिससे कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ये वैकेंसी क्या करेगी? आपके अंदर स्टिमुलेशन का काम करेगी, आपको स्टिमुलेट करेगी कोई चीज करने के लिए। तो ये भी प्रभावित करता है अधिगम वक्र को। उसके बाद एक फैक्टर होता है तत्परता। अब तत्परता का मतलब होता है रेडीनेस। रेडीनेस कि आप किसी चीज को सीखने के लिए कितने तत्पर हैं। आप किसी चीज को सीखने के लिए कितने तत्पर हैं, आपके अंदर तत्परता है कि नहीं है। ये नियम अगर आपको थार्नडाइक अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा कि उन्होंने तत्परता का नियम दिया था। कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। किसी चीज को सीखने के लिए आप कितने तैयार हैं, आपके अंदर उत्सुकता है कि नहीं है, आपके अंदर तत्परता, उस चीज को सीखने की तत्परता है कि नहीं है, तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे। अब जैसे मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, तो आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि नहीं, सीडीपी की जो क्लास चल रही है, इसको अच्छे से करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और जितना कहा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपके अंदर रेडीनेस होनी चाहिए। जैसे हमने वीडियो अपलोड किया, आप वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने की। उसके बाद अगला फैक्टर होता है जो अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला होता है, वो होता है थकान। अब थकान, अगर आप थके हुए हैं, अगर आपके अंदर थकान है, तो सीखने की जो गति होगी आपकी, वो काफी स्लो हो जाएगी। थकान में आप उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे,
उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जितने अच्छे से आप सीख सकते थे। तो थकान भी अधिगम के वक्र को प्रभावित करता है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जो सीटेट होता है कंसेप्ट पे सवाल पूछता है, तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सीटेट वाले इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अधिगम वक्र के भाग। अधिगम वक्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो अभी तक हमने अधिगम को समझ लिया कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं। उसके बाद अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, अधिगम का वक्र किस किस वजह से प्रभावित होता है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है कि अधिगम वक्र के भाग। ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो अधिगम का वक्र होता है, कोई भी जो कर्व होता है, सीखने का जो कोई भी कर्व होता है, मान लीजिए इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी कर्व हो, तो उस अधिगम वक्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अधिगम का जो वक्र होता है, उस अधिगम वक्र को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये कौन कौन सा होता है। इसमें एक है प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था का वक्र। दूसरा होता है मध्य अवस्था का वक्र, दूसरा होता है मध्य अवस्था का वक्र। और एक तीसरा होता है अंतिम अवस्था का वक्र। अब प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं, जैसे मान लीजिए पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रारंभिक अवस्था क्या होती है। किसी भी अधिगम वक्र को तीन भागों में डिवाइड करके हम देखेंगे। पहला होगा प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में जो गति होती है सीखने की, सीखने की जो गति होती है वो काफी तेज मानी जाती है। सीखने की जो गति होती है वो तेज होती है, सामान्यतः मध्यावस्था और अंतिम अवस्था की तुलना में। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, सीखने की गति तेज होती है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है मध्यावस्था। अब मध्यावस्था में क्या होता है कि जितना ज्यादा हम जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे, उस प्रयास में उतना हम सीखते जाएंगे। मध्यावस्था में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा जितना अभ्यास होगा, जितना हमारा अभ्यास होगा, उतना ज्यादा हम सीखेंगे, उतना ज्यादा हम सीखेंगे। तो ये होता है मध्य की अवस्था, मध्य अवस्था। उसके बाद जो लास्ट की अवस्था होती है, ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट की अवस्था होती है, इस अवस्था में आते आते जो सीखने की हमारी गति होती है, यानी कि जो हमारी सीखने की गति होती है वो धीमी हो जाती है। सीखने की गति क्या होती है, सीखने की गति धीमी हो जाती है। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ ग्राफ के माध्यम से आपको बताऊं, ग्राफ के माध्यम से अगर मैं बताऊं, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला ये वाला भाग, ये वाला भाग जो होता है, ये देखिए ऊपर धीरे धीरे ग्राफ चढ़ रहा है, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये प्रारंभिक अवस्था होती है। ये पहली अवस्था, मैं इसको वन से डिनोट कर रहा हूँ, ये प्रारंभिक अवस्था। इसमें आप देखिए ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि इसमें सीखने की जो गति है थोड़ी सी तेज है। अब ये वाला जो ग्राफ होता है दूसरी अवस्था मानी जाती है। दूसरी अवस्था में जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे, उतार चढ़ाव इसमें उतार चढ़ाव दोनों दिखाई देगा। जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सीखते चले जाएंगे। उसके बाद ये तीसरी जो अवस्था है, इसमें हमारी सीखने की गति आप देखिए धीरे 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 कम हो रही है। सीखने की गति क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये माना जाता है कि तीसरी अवस्था है। तो इससे हालांकि ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन ये अगर आपको कंसेप्ट और मजबूत करना है अपना सीडीपी का, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अधिगम वक्र के कितने भाग होते हैं, अधिगम वक्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था, मध्यावस्था और अंतिम अवस्था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल भर भर के आते हैं कि सरल रेखीय वक्र क्या होता है, उन्नतोदर कर्व क्या होता है, नतोदर कर्व क्या होता है, मिक्स्ड कर्व क्या होता है। तो अधिगम के जो वक्र होते हैं, उस अधिगम के वक्र को, यानी सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, उस सीखने की प्रक्रिया में कई प्रकार के वक्र बनते हैं। अब उसी वक्र को हम देखेंगे। तो अधिगम के वक्र कितने प्रकार होते हैं, चार वक्र को हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें पहला हमारा है सरल रेखी वक्र। अब ये सरल रेखी वक्र क्या होता है, सरल रेखी वक्र का मतलब ये होता है कि अधिगम की मात्रा या अभ्यास समय के साथ, अगर इसका डिफिनीशन आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे कि समय के साथ, समय के साथ अधिगम, अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा में एक समान रूप से परिवर्तन होता है, एक समान रूप से परिवर्तन होता है। तो इसका आप डिफिनीशन लिखेंगे कि सरल रेखी वक्र में समय के साथ अधिगम की मात्रा में एक समान रूप से परिवर्तन होता रहता है। अगर हम इसके ग्राफ को बनाएं, इसके ग्राफ को अगर मैं डिनोट करूं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ये मान लेते हैं वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम किसको डिनोट करते हैं? एक्स एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे अभ्यास को, यानी कि हमने कितना अभ्यास किया। और वाई एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे किसको? अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा को, कि अधिगम की मात्रा कितनी है। यहाँ पे हम किसको डिनोट कर रहे हैं? अभ्यास को। और यहाँ पे किसको डिनोट करेंगे? वाई एक्सिस पे अधिगम की मात्रा को। तो जो हमारा कर्व बनेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारा कर्व बनेगा वो किस तरह से बनेगा? तो सरल रेखी जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अधिगम का जो सरल रेखी वक्र होता है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ग्राफ को अगर आपको पढ़ना है तो ग्राफ को पढ़ने का सिंपल तरीका एक ये होता है कि आप ग्राफ पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए। आपने ग्राफ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट। अब उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे नीचे आइए, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग आप एक्स वाई एक्सिस पे जाइए। अब देखिए अभ्यास हमने इतना किया, अभ्यास हमने इतना किया, तो हम सीखे कितना? हमारी सीख यहाँ तक पहुंची। अब ग्राफ पे आप ऊपर जाइए, थोड़ा सा पॉइंट आ गया तो आगे लीजिए या पीछे। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आप नीचे आइए एक्स एक्सिस पे, तो हमारा अभ्यास इतना हो गया, यानी हमारा पहले अभ्यास यहाँ था, अब हमारा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा, यानी हमने अभ्यास ज्यादा किया। तो हम देखिए सीख पा रहे हैं कितना, सीख पा रहे हैं, उसी के अनुपात में हमारी सीख भी क्या हो रही है? अधिगम की मात्रा भी बढ़ रही है। फिर से आप अभ्यास अपना बढ़ाइए, अभ्यास आपका यहाँ पे पहुंच गया, और अब उसके बाद आप कहाँ पे सीख पा रहे हैं? आपकी सीख यहाँ पर पहुंच गई। तो आप देखिए जैसे जैसे अभ्यास हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी अधिगम की मात्रा, हमारी सीखने की जो दर है वो भी बढ़ती जा रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप पहले घंटे में आपने गाड़ी चलाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर गए। फिर आप दूसरा घंटा जाते हैं, फिर 4 किलोमीटर जाते हैं। तीसरे घंटे में फिर आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। चौथे घंटे में फिर आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी कि आपकी जो चाल है, आपकी जो दर है दूरी तय करने की, वो एक समान है। ठीक उसी प्रकार से सरल रेखी वक्र में भी आप जितना ज्यादा अभ्यास करते चले जाएंगे, आपकी सीखने की दर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो समय के साथ अधिगम की मात्रा में एक समान रूप से परिवर्तन इस वक्र में होता रहता है। तो इस वक्र को आप आई होप कि समझ गए होंगे। अब अगला वक्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब जैसे हमारा अगला वक्र है उन्नतोदर वक्र। अगला वक्र कौन सा है हमारा? अगला वक्र है हमारा उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, या इसको देखिए हमने लिखा है नेगेटिव वक्र। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस वक्र में शुरू में तो ऐसा लगता है कि हम सीख रहे हैं, शुरू में प्रारंभ में ऐसा लगता है कि गति हमारी सीखने की काफी तेज है, लेकिन अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ हमारी सीखने की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है? स्लो पड़ जाती है। अब इसको अगर हम ग्राफ के माध्यम से आपको बताएं, तो अगर ये मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस दिया है, ये कोई कर्व है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है? अधिगम की मात्रा, वाई एक्सिस पे हम किसको रखते हैं? अधिगम की मात्रा, कि हमने कितना सीखा। ये हो गया अधिगम की मात्रा। और यहाँ पे हो गया हमारा अभ्यास, कि हमने अभ्यास कितना किया। ये हो गया हमारा अभ्यास। तो जो उन्नतोदर वक्र होता है, नेगेटिव वक्र होता है, इसमें क्या होगा? शुरू में आपको तो महसूस होगा कि हम काफी तेजी से सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं वैसे वैसे सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि आपको लगेगा कि मेहनत करने के बाद भी हमारी सीखने की जो गति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि सीखने की जो गति हमारी वो स्लो पड़ गई है। तो उसी को कहते हैं उन्नतोदर वक्र। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखिए इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो हमने अभी आपको ग्राफ पढ़ना बताया। ग्राफ को किस तरह से पढ़ते हैं? ग्राफ को पढ़ने का तरीका, आप कोई एक पॉइंट लीजिए ग्राफ पे, हमने ये पॉइंट ले लिया, आप इसी के करस्पॉन्डिंग नीचे आइए एक्स एक्सिस पे, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप जाइए वाई एक्सिस पे। तो आप देखिए आपकी अधिगम यानी प्रयास आपने इतना किया, तो आपकी अधिगम की मात्रा, सीखने की मात्रा इतनी है। फिर आप अगर यहाँ इस पॉइंट को देखते हैं, तो इस पॉइंट को देखिए, आप अभ्यास यहाँ पे इतना किए आप, उसके बाद आपकी सीखने की दर यहाँ पर पहुंच गई। फिर आप एक पॉइंट यहाँ पे लीजिए, आपकी आपने अभ्यास यहाँ पे इतना किया, और सीखने की दर आपकी, अधिगम की मात्रा इतनी है। लेकिन आप उसके बाद इस ग्राफ को, इसके आगे देखिए, आपका ये ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इस पॉइंट पे लीजिए, आपने तो अभ्यास बढ़ाया, आपका अभ्यास यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन अधिगम की मात्रा आप देखिए उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अब इस पॉइंट पे देखिए, अभ्यास, इस पॉइंट पे भी आपने बढ़ाया, अभ्यास बढ़ाया, लेकिन अधिगम की मात्रा देखिए, अधिगम की मात्रा आपकी एकदम कम होती चली जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो इसी प्रकार का कर्व जो होता है इसी को उन्नतोदर कर्व कहते हैं। अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि कोई एक कर्व है जिसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि हमने काफी अभ्यास किया, हमने काफी प्रयास किया, लेकिन अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ एक ऐसा समय आएगा हमारी जो सीखने की जो गति होती है वो शिथिल पड़ जाती है। हमारी सीखने की गति क्या होती है? धीमी पड़ जाती है। तो उसी को कहते हैं उन्नतोदर कर्व। प्रारंभ में प्रारंभ में गति दिखाई पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा हम सीख रहे हैं, लेकिन अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की जो गति होती है वो शांत पड़ जाती है, उन्नति की गति होती है स्लो पड़ जाती है। तो इसी को कहते हैं उन्नतोदर कर्व। इसको याद रखेंगे कि ये नेगेटिव होता है, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे, तो नेगेटिव हुआ। अब इसी में अगला एक कर्व होता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं नतोदर कर्व, कॉनकेव कर्व। ये पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम अभ्यास करते रहेंगे और सीखते चले जाएंगे। शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रारंभ में तो हमारी सीखने की जो गति होगी धीमी दिखाई देगी, लेकिन समय और अभ्यास करते करते अधिगम की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। उसमें क्या था, प्रारंभ में आपकी सीखने की गति तेज थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं आपकी सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। और इस वक्र में क्या होगा, प्रारंभ में आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं धीमी गति से, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास और प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सीखने की गति भी बढ़ती चली जाएगी। अब इसको भी एक कर्व के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कर्व किस तरह के बनेगा इसमें? अब ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है हमारा और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ इंक्रीजिंग दिखाई देगा आपको, इस तरह का आपको इंक्रीजिंग ग्राफ इसका दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट को, कलर पता नहीं चल रहा है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर। अब आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग आप नीचे आइए एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हम क्या रखते थे, यहाँ पे हम रखते थे अभ्यास को, यहाँ पे हम अभ्यास रखते हैं, और यहाँ पे हम अधिगम की मात्रा, वाई एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं, अधिगम की मात्रा से। ये कुछ इस तरह से। तो आप ग्राफ पे इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप इसकी करस्पॉन्डिंग नीचे आएंगे एक्स एक्सिस पे, तो इतना अभ्यास हमने किया तो हमारी अधिगम की मात्रा इतनी है। फिर हमारा अभ्यास यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे अभ्यास हमने बढ़ाया तो अधिगम की मात्रा में भी वृद्धि हुई। फिर आप देखिए अभ्यास हमने बढ़ाया, फिर आप देखिए लगातार अधिगम की मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर हमने अभ्यास बढ़ाया, फिर हमारे अधिगम की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप देखिए लगातार ऊपर चढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाएंगे हमारी सीखने की जो गति होगी, हमारी सीखने में जो वृद्धि होगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो वही कहता है कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी सीखने की जो गति होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वही कहता है कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी रहती है, परंतु समय तथा अभ्यास के साथ साथ अधिगम में क्या होता है, वृद्धि होता चला जाता है। तो इसको आप एज इट इज नोट करेंगे और ग्राफ को आप प्लॉट कर लेंगे अपने नोटबुक में। उसके बाद अगला ग्राफ इसमें आता है लास्ट, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड करो। अब मिक्स्ड करो क्या होता है? मिक्स्ड करो का मतलब ये होगा कि इसमें नतोदर वक्र भी दिखाई देगा आपको और उन्नतोदर वक्र भी दिखाई देगा। अभी पिछला जो दो वक्र हमने पढ़ा है, इन दोनों वक्र का ये मिक्सचर होता है। कभी इसमें आपको दिखाई देगा कि हमारी वृद्धि हो रही है, कभी आपको दिखाई देगा कि शिथिलता पड़ रही है। तो अगर दोनों वक्र आपको दिखाई दे रहा है किसी कर्व में, तो उसी को कहते हैं मिश्रित कर्व, और इसे एस कर्व भी कहते हैं। अब इसको एस कर्व क्यों कहते हैं, इसको आप देखिए, जब इसका ग्राफ आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको एस कर्व क्यों कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, तो जो हमारा मिक्स्ड कर्व होगा वो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो ये धीरे धीरे हमारा वृद्धि दिखा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये दिखाएगा कि हमारी वृद्धि हो रही है। लेकिन आप बाद का देखिए ग्राफ, ये धीरे 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 क्या हो रहा है, कांस्टेंट होता चला जा रहा है। यानी कि यहाँ तक तो हमें दिखाई दिया कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम अभ्यास की मात्रा बढ़ा रहे हैं हमारी सीखने की दर बढ़ रही है। लेकिन एक समय के बाद आप देखिए सीखने की जो दर है कांस्टेंट हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो इसलिए ये एस टाइप का बन रहा है, कुछ ये यस टाइप का बन रहा है, यस टाइप का बन रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है एस कर्व भी कहते हैं। और यह वक्र नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र दोनों का मिक्सचर होता है। तो आई होप ये चारों ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अगर इन चारों ग्राफ को हम एक जगह रिवाइज करें, एक जगह हम इसको अगर हम बनाए ग्राफ पेपर पे, तो ये किस तरह का बनेगा। तो एक बार इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। मान लेते हैं
ये वाला ग्राफ किस तरह का था, सरल रेखी वक्र। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इसके बाद बी वाले के लिए भी बना लेते हैं कुछ इस तरह से, सी वाले के लिए भी, उसके बाद हमारा ये डी वाला होगा। अब हम कलर चेंज करके बनाते हैं। अब जो हमारा सरल रेखी वक्र था वो कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था हमारा अभ्यास, और यहाँ पे क्या था, अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। तो सरल रेखा का वक्र कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और दूसरा वाला जो वक्र था हमारा, वो दूसरा वाला कुछ हमारा वक्र इस तरह का दिखाई दे रहा था। और तीसरा वाले वक्र में हमने क्या देखा था कि हमारा लगातार ये ग्राफ ऊपर जा रहा था। और चौथा वाला जो हमारा था वो मिक्स्ड कर्व था। तो ये चारों ग्राफ आप एक जगह समझ सकते हैं। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये हो गया स्ट्रेट लाइन का, ये हो गया हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का। पहला ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का हो गया। उसके बाद ये वाला जो हमारा था, ये था कॉनकेव, ये वाला कॉनकेव कर्व था जिसको हम उन्नतोदर कर्व कहते हैं। और ये तीसरा वाला जो हमारा था ये था कॉन्वेक्स टाइप का ग्राफ। और चौथा जो है हमारा ग्राफ ये है मिक्स्ड टाइप का ग्राफ। तो आई होप कि ये चारों ग्राफ अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक शॉर्ट में हमने इसको रिवाइज कर दिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक है अधिगम का पठार। अब ये अधिगम का पठार क्या होता है इसको समझते हैं। अधिगम के पठार का मतलब ये होता है कि जो हमारी सीखने की प्रोसेस होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि हम काफी तेजी के साथ सीख रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि हम सीखने की हमारी गति में स्लो है, कभी आप तेज सीखेंगे, कभी धीमे सीखेंगे। तो एक समय ऐसा आता है हमारी पूरी सीखने के प्रोसेस में कि ऐसा लगेगा कि हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कभी आपको लगेगा कि आप बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी सीखने की गति कांस्टेंट हो गई, उसके बाद फिर आपकी गति बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कितना भी अभ्यास, मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। जिस तरह का, जैसे मान लीजिए कि 82 नंबर अगर 80 नंबर आपका पिछली बार था, तो आपने इस बार काफी मेहनत किया, लेकिन उसके बाद भी आपका 80 नंबर ही आता है या 81 नंबर ही आता है, फिर से आप फेल हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो सीखने की गति होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। वही वो समय होता है जहाँ पर हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना पड़ता है, कमियां कहाँ रह गई हैं। उस कमियों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करने के बाद उस कमियों को हमें सुधार करने की जरूरत पड़ती है। तो अधिगम का पठार भी उसी प्रकार का एक कंसेप्ट है। ये क्या कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया, जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस होती है, जो हमारी सीखने की प्रक्रिया होती है, उस सीखने की प्रक्रिया में कभी कभी क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जब प्रयास या अभ्यास के बावजूद अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि या उन्नति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधिगम वक्र सपाट स्थल की भांति दिखता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी आपको लाइफ में ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा है। आप अपने मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं, जितना आप रिजल्ट चाहते हैं उतना नहीं हो रहा है। जहां पर पहले थे आज भी वहीं पर है। तो वही अधिगम में भी होता है कि कभी कभी हमारी सीखने की प्रक्रिया में एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। न तो हमें पता चलेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, न तो ऐसा पता चलेगा कि हमारा कुछ नुकसान ही हो रहा है, न तो पॉजिटिव दिखाई देगा न तो निगेटिव। आपको लगेगा कि आपकी सीखने की जो पूरी प्रोसेस है उसमें स्थिरता आ जाती है। तो यही जो स्थिरता होती है उसी को कहा जाता है लर्निंग प्लेटू, अधिगम का पठार। तो डेफिनेशंस को आप एक बार फिर से पढ़िएगा। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है, कि एक ऐसी अवस्था आती है जब प्रयास या अभ्यास के बावजूद अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि या उन्नति नहीं होती। तो अधिगम का जो वक्र होता है वो सपाट दिखता है। अब यहाँ पे देखिए आप, अधिगम का जो हमारा वक्र है वो एकदम सपाट दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि होती दिखाई दे रही है, हमारे सीखने की प्रोसेस में वृद्धि। यहाँ पे क्या हुआ, एकदम सपाट दिखाई दे रहा है, फिर से वृद्धि दिखाई दे रही है। तो अधिगम का प्लेटू आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अधिगम का पठार क्या होता है कि सीखने की पूरी प्रोसेस के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जब लगता है कि हमारी सीखने की प्रक्रिया में न तो कोई वृद्धि हो रही है न तो कोई कमी हो रही है। तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसे कंसेप्ट को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। इसको क्या कहते हैं, अधिगम का
पठार कहा जाता है, लर्निंग प्लेटू कहा जाता है। तो आई होप कि लर्निंग प्लेटू क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब लर्निंग का जो प्लेटू होता है, हमारे सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता जो आती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके कारण को भी देख लेते हैं। जिसमें पहला कारण है मान लीजिए थकान। कभी, अब जैसे आप बहुत थके हुए हैं, अब जब आप थके हुए हैं तो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कोई परिणाम आपको दिखाई नहीं देगा। उसी को वो कौन सा समय होता है, वो ये वाला टाइम पीरियड होता है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा, आप उतने प्रोडक्टिव होकर के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फ्लैट कर्व बनता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं कि पठार। पठार आ गया है आपकी सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो पठार का कारण क्या हो सकता है, एक थकान हो सकती है। जब आप थके हुए होंगे तो कितना भी अभ्यास करेंगे आपको कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है पठार का, दूसरा कारण हो सकता है कार्य की जटिलता। अब आपके सामने काम ही इतना कठिन दे दिया जाए, आपके सामने काम ही इतना कठिन दे दिया जाए कि आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्लास 5 का स्टूडेंट है। अब इस क्लास 5 के स्टूडेंट से आप कहेंगे कि 12th का मैथ सॉल्व करे, 12 का मैथ सॉल्व करे, तो प्रयास करने के बावजूद भी इसको कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। वो कितना भी क्लास 5 का स्टूडेंट कितना भी 12th का मैथ लगा ले, वो उसके बस की बात नहीं रहेगी। इसका मतलब कि उसकी जो सीखने की पूरी प्रक्रिया होगी, उसके सीखने की प्रोसेस में आपको कोई परिणाम दिखाई ही नहीं देगा, कोई वृद्धि ही दिखाई नहीं देगी। तो उसी को कहते हैं कार्य की जटिलता। तो कार्य की जटिलता की वजह से भी सीखने में कोई दिखाई प्रभाव नहीं देता। उसके बाद तीसरा कारण होता है अभ्यास का अभाव। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपसे कोई कुछ परिणाम दिखाई देने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने पिछली बार भी सीटेट दिया होगा, तो आपके मान लेते हैं 70 नंबर आते हैं। इस बार फिर आपने दिया, आपके 72 नंबर आ गए। तो कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी रह गई। आपने थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ ली, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देख लिए, आपने नोट्स बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो अभ्यास की वजह से भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी सीखने की प्रक्रिया में कुछ वृद्धि होती दिखाई नहीं दे रही है। आपको कितना भी मैथ का फॉर्मूला बता दिया जाए, जब तक आप खुद से उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तब तक आपको परिणाम दिखाई नहीं देगा। तो अभ्यास की वजह से भी सीखने में प्रभाव पड़ता है, अधिगम का पठार आता है। उसके बाद एक कारण ये हो सकता है कि उत्साह में कमी। उत्साह में कमी का मतलब इसको समझिए कि जैसे आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है जो टीचिंग डिग्री ली है, अब आपको जबरदस्ती करवा दिया गया है कि नहीं, आपको आपके घर वाले जबरदस्ती आपसे करवा देते हैं कि बीटीसी बीएड कर लीजिए। तो बीटीसी बीएड आपका करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन इन्होंने जबरदस्ती करवा दिया। जब जबरदस्ती करवा देंगे तो आप में कोई उत्साह ही नहीं होगा। जब आप में उत्साह नहीं होगा तो उतना अच्छा आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपके अंदर उत्साह में कमी होगी। जब आपके अंदर उत्साह में कमी होगी तो फिर से इसी टाइप का कर्व बनेगा कि कुछ आप सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो पठार का एक कारण ये भी हो सकता है। ये काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कारण हो सकता है पठार का प्रेरणा का अभाव। आपके अंदर कुछ ही किसी प्रकार की इंस्पिरेशन ही नहीं है। आप बनना चाहते हैं हीरो, आप बनना चाहते हैं एक्टर, और अब आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है बीएड। तो आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन ही नहीं रहेगा टीचर बनने का। जब तक आपके अंदर किसी काम को करने की कोई इंस्पिरेशन नहीं रहेगी, तब तक आप उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो जिसमें इंटरेस्टेड है उसको उसी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है तो उसको सिंगिंग के क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको क्रिकेट के क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए। कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने के क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए। जबरदस्ती काम थोप करके उसको नहीं करवाया जा सकता। तो ये कुछ रीजन थे जो पठार के कारण बन सकते हैं। तो हमने सारे रीजन को देख लिया। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि सीटेट वाले स्टूडेंट को ध्यान से पढ़ लेना है। अब उसके बाद सीखने के पठार के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी डिफिनीशंस दी है। उनकी क्या क्या डिफिनीशंस है उसको एक बार देख लेते हैं। कभी कभी हो सकता है कि यूपी टेट या सुपर टेट में डिफिनीशंस पूछ लिया जाए। तो एक बार डिफिनीशंस को पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला डिफिनीशन है रॉस का। रॉस क्या कहते हैं कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता होती है। ये उस अवधि को सूचित करते हैं जो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कितना गहरी बात है कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता होती है। यानी कि जैसे जैसे आप समझिए, ये कर हो गया, और ये है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार हमें क्या बताता है
अधिगम का पठार बताता है कि इस अवस्था में हम सीख नहीं रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता होती है जो ये बताती है कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी कि इस अवस्था में हम कुछ सीख नहीं रहे हैं बावजूद अभ्यास करने के। तो यही वो अवस्था होती है जिसमें हमें अपने आप को एनालिसिस करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ है, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, हमें और कितनी भी सुधार की ज़रूरत है। तो यही वो समय होता है जहाँ पर हमें अपने आप को एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि हमें अपनी गलती पता चले और हम आगे बढ़ सकें। तो रॉस की डिफिनीशन है ये कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। ये उस अवधि को बताती है कि जो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये रॉस ने कहा था। उसके बाद अगला डिफिनीशन इसमें है स्कीनर का। स्कीनर क्या कहते हैं? स्कीनर कहते हैं कि पठार क्षैतिज प्रसार होता है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। इनका भी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि पठार को लेकर के ये क्या कहते हैं। पठार को लेकर के इनका कहना है, पठार को लेकर के इनका कहना है कि ये वाली जो अवस्था होती है, ये वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था में सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। आपको दिखाई ही नहीं देगा कि हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आपने तो अभ्यास किया है, लेकिन आपकी सीखने की प्रक्रिया पता ही नहीं चल रही, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो यही कहते हैं कि पठार क्षैतिज प्रसार होता है, ये क्षैतिज है, जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, यानी डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो ये स्किनर की डेफिनेशन को आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है रच की। अब रच क्या कहते हैं? रच कहते हैं कि पठार वह अवस्था है जिसमें अधिगम का आभास नहीं होता, अधिगम वक्र में यह समतल दिखाई देता है। फिर अगेन उनका भी यही कहना है कि पठार का मतलब होता है कि अधिगम का कोई भी आभास नहीं होता। अधिगम का मतलब प्रयास हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं कुछ, हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। हम 80 मार्क्स पे पिछली बार अटके थे, इस बार भी 80 मार्क्स पे ही अटक गए हैं, जबकि हमने पूरी साल भर क्या की, साल भर पूरी पढ़ाई की है। साल भर पढ़ाई करने के बावजूद भी हम 80 पर ही अटक गए या 81 पर अटक गए, फिर से फेल हो गए। तो ये कहते हैं कि अधिगम का आभास नहीं होता। आपको तो आपने अभ्यास तो किया, लेकिन अधिगम की मात्रा आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो ये रच का डेफिनेशन है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, डेफिनेशन को ध्यान रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितना हो सकता था अधिगम का पठार को लेकर के, अधिगम के वक्र को लेकर के, हमने वो सारी चीजें आपको बताई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है, आपकी सीडीपी पे जो पकड़ है और मजबूत हो सके। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ शिक्षण की जो अधिगम की सीखने की प्रोसेस होती है, अधिगम किस तरह से सीखा जाता है, कुछ उस मेथड को भी देखेंगे कि जो इफेक्टिव मेथड होते हैं लर्निंग को लेकर के जो कुछ इफेक्टिव मेथड होते हैं, किस तरह से अधिगम अच्छा किया जाता है, उसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, सीडीपी का पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो सके। जैसे ही हमारा सीडीपी खत्म होता है, हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी इस पे करेंगे, ताकि और अच्छे से हम अपने इस सब्जेक्ट को मजबूत कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।